Hello students, welcome back to our channel. So today we are discuss subject code BSOG 176 that is Economy and Society. So अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पर जाना है, वहाँ पर आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे साइट पे चले जाओगे, जहाँ से आप सिंपली यहाँ पे अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करोगे, दैट इज BSOG 176 और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपना गेस्ट पेपर यहाँ से आसानी से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। तो वापस हम अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं। जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एक्सप्लेन कार्ल पोलैनी व्यूज ऑन सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट। तो कार्ल पोलैनी वॉज अ फेमस इकोनॉमिक हिस्टोरियन एंड सोशल थिंकर। तो जो कार्ल पोलैनी थे वो क्या थे, एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिक हिस्टोरियंस थे, साथ ही साथ एक सोशल थिंकर थे। ही इज़ वेल नोन his well-known book, The Great Transformation 1944, he explained how modern capitalism developed and how the idea of a self-regulating market affected society. तो उन्होंने अपने एक बुक के अंदर जिसका नाम है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन 1944 में जो पब्लिश हुई थी, इसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया था किस तरह से जो आधुनिक जो पूंजीपति जो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से अपने सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट के आइडिया को डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सोसाइटी अफेक्ट कर रहा है। According to Polanyi, the idea of completely free market that controls itself without government or social control is dangerous and unrealistic. तो उनके जो पोलयानी थे उनके अनुसार क्या था कि जो यहाँ पे एक कम्प्लीटली फ्री मार्केट का जो आइडिया है, जिसका कंट्रोल खुद पे होता है बिना किसी सरकार या फिर सोशल कंट्रोल के, वो क्या हो सकता है, घातक हो सकता है, मतलब कि डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, और अनरियलिस्टिक यानी कि मतलब बिल्कुल ही वास्तविक चीज़ वो नहीं है, ठीक है, इस तरह का। अब इनके कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज द क्या मतलब होता है सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट का मतलब क्या है। अ सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट इज अ सिस्टम वेयर प्राइसेस, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आर डिसाइडेड ओनली बाय डिमांड एंड सप्लाई। तो एक ऐसा मार्केट जहाँ पर उसके प्राइसेस कितने होंगे, उसका प्रोडक्शन कितना करना है और डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा वो गुड्स का, वो डिसाइड करेगा किसके ऊपर, उसका डिमांड और सप्लाई के ऊपर, कि कितना डिमांड है कितना सप्लाई देना है, उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करेगा, ठीक है। इन सच अ मार्केट देयर इज़ नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। और ऐसे मार्केट में क्या होता है कि सरकार का कोई भी हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलता है। एवरीथिंग इज लेफ्ट टू कंपटीशन, और सब कुछ कंपटीशन के हिसाब से यहाँ पे चलता है, ठीक है। सपोर्टर्स ऑफ दिस सिस्टम बिलीव दैट द मार्केट कैन मैनेज इटसेल्फ ऑटोमेटिकली एंड क्रिएट बैलेंस इन द इकोनॉमी। जो इसके सपोर्टर्स हैं यानी कि जो इसको मतलब एक तरह से मानते हैं, ठीक है, सहमति देते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो ये मानते थे कि ऐसे मार्केट्स होंगे जो क्या करेंगे, खुद को अपने आप मैनेज करेंगे और साथ ही साथ ये इकोनॉमी के अंदर बैलेंस भी बना करके रखेंगे, ठीक है। पोलयानी आर्ग्यूड दैट दिस आइडिया बिकेम स्ट्रॉन्ग इन 19th सेंचुरी स्पेशली ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप। पोलयानी जो है वो इस पर तर्क देते हुए कहते हैं कि जो ये आइडिया है ये स्ट्रॉन्ग तो था 19वीं शताब्दी में, जब खास करके कब, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था यूरोप के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट्स स्टार्टेड रिड्यूसिंग देयर कंट्रोल एंड अलाउड मार्केट टू ऑपरेट फ्रीली। सरकार क्या हो गई थी उस समय, अपना कंट्रोल जो है वो मार्केट से हटा ली थी, कम करती थी, और उसके साथ साथ जो मार्केट थे वो अपने आप फ्रीली ऑपरेट करना उनको मतलब अलाउ कर दिया गया था कि वो उसके प्रति अपना फ्री मार्केट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था कि गवर्नमेंट जो थी वो रिड्यूस कर दी थी अपने कंट्रोल को, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है वो अब ज़्यादा कंट्रोल नहीं लगाएगी मार्केट के ऊपर, और मार्केट को अलाउंस मिल गया था कि वो अपना ऑपरेट करे फ्रीली, ठीक है। पोलयानी क्रिटिसिज्म ऑन ऑफ द सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट। पोलयानी जो थे वो क्या क्रिटिसाइज करते हैं किस तरह से सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट को, ये देखते हैं। पोलयानी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट। ये पूरी तरीके से क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। ही बिलीव दैट इट इज़ नॉट नेचुरल बट क्रिएटेड बाय ह्यूमन डिसीजंस एंड स्टेट पॉलिसीज। वो मानते थे कि ये जो है कोई प्राकृतिक चीज़ नहीं है, ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, मनुष्यों के फैसलों के द्वारा बनाया गया है, मानव के फैसलों के द्वारा बनाया गया है, और जो कोई भी राज्य है उनके जो नए नए नीतियाँ आती हैं, पॉलिसीज आती हैं, उनके ऊपर इसको तैयार किया गया है। उनके अनुसार क्या था कि मार्केट्स वेयर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय सोशल रूल्स इन अर्लियर सोसाइटीज़, कि पहले के सामाजिक जो भी नियम होते थे, ठीक है,
ठीक है, पहले की जो समाज में जो नियम होते थे उनके द्वारा पहले मार्केट को क्या किया जाता था, कंट्रोल हमेशा से किया गया था। इकोनॉमिक एक्टिविस्ट वेयर इम्बेडेड इन सोशल रिलेशंस, कल्चर एंड ट्रेडिशन। और जो भी इकोनॉमिक, ठीक है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविस्ट थे, ठीक है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थे वो हमेशा क्या रहते थे, सामाजिक जो भी रिलेशंस हो गए, कल्चर हो गया और ट्रेडिशंस हो गए, उसमें हमेशा अपना जुड़े रहते थे, ठीक है, एम्बेडेड रहते थे। ही सेड दैट द सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट ट्राइज टू सेपरेट द इकोनॉमी फ्रॉम सोसाइटी। वो यहाँ पे कहते हैं कि जो सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट आ जाएगा ये कहीं ना कहीं समाज को, ठीक है, सोसाइटी से अलग कर देगा, इकोनॉमी को, ठीक है, सेपरेट कर देगा, ठीक है। दिस सेपरेशन हार्म्स ह्यूमन लाइफ एंड सोशल स्टेबिलिटी। और ये जो सेपरेशन होगा, ये जो मतलब अलगाव होगा या फिर अलग अलग हो जाएंगी चीज़ें, ये कहीं ना कहीं बाद में चलकर ह्यूमन लाइफ को भी हार्म करेगा और सोशल स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये इनके इसी की वजह से ये क्या करते थे, इसको क्रिटिसाइज भी करते थे पोलियानी। नेक्स्ट इज द फिक्शियस कॉमोडिटीज। सो वन ऑफ पोलियानीज मेन आर्ग्यूमेंट वाज अबाउट फिक्शियस कॉमोडिटीज। एक जो पोलियानी का जो मेन आर्ग्यूमेंट था वो किस चीज़ के बारे में था कि ये फिक्शियस कॉमोडिटीज़ है, ठीक है। मतलब कि ही सेड दैट इन अ सेल्फ रेगुलेटरी मार्केट लैंड, लेबर एंड मनी आर ट्रीटेड एज कॉमोडिटीज। मतलब उनके अनुसार यहाँ पे क्या था कि जो हमारा ये जो सेल्फ रेगुलेटरी मार्केट होगा इसके अंदर क्या होता है, लैंड हो गया, ज़मीन, लेबर हो गया, मजदूरी, और मनी हो गया, पैसा, इन सभी को एक कमोडिटीज़ की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। मतलब कि वैसे चीज़ जिसको आप खरीद और बेच सके उसको कमोडिटीज़ कहते हैं। तो वैसे इसको लैंड को भी आप खरीद बेच सकते हो, मजदूरी को भी आप खरीद बेच सकते हो, और कहीं ना कहीं पैसे को भी आप खरीद बेच सकते हो। मतलब इस तरह से इसको ट्रीट किया जाता था कमोडिटीज़ की तरह से, ठीक है। बट देज आर नॉट रियल कमोडिटीज़। लेकिन ये रियल में कमोडिटीज़ नहीं है, क्योंकि लैंड क्या है, एक नेचर है, लेबर क्या है, ह्यूमन का एफर्ट है और लाइफ है, और मनी क्या है, एक मीडियम है एक्सचेंज का, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, एक्चुअली में कमोडिटीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए पोलियानी इसको क्रिटिसाइज करते थे। व्हेन देज आर ट्रीटेड लाइक ऑर्डिनरी गुड्स इट कैन काउज सीरियस सोशल प्रॉब्लम्स सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्वायरमेंटल डैमेज एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर इसको ट्रीट किया जाता है ऑर्डिनरी गुड्स की तरह तो यहाँ पर कुछ सीरियस सोशल प्रॉब्लम्स देखने को मिलने लगे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, पॉवर्टी बढ़ गया, ठीक है, इन्वायरमेंटल डैमेज देखने को मिल रहा है, और इकोनॉमिक क्राइसिस भी होने लगा, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे चीज़ें होने लगी, इसकी वजह से ये इसको क्रिटिसाइज करते थे। नेक्स्ट इज द डबल मूवमेंट। सो पोलियानी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द डबल मूवमेंट। पोलियानी ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया एक विचार को, एक आइडिया को, दैट इज द डबल मूवमेंट। ही एक्सप्लेन्ड दैट व्हेन मार्केट एक्सपैंड फ्रीली सोसाइटी रिएक्ट्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए बताया कि अगर जब मार्केट है वो बढ़ेगा, ठीक है, फ्रीली अगर क्या करेगा, अपने आप को बढ़ाएगा, ठीक है, तो सोसाइटी भी अपने आप को वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए रिएक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, वर्कर्स डिमांड लेबर लॉज। वर्कर्स क्या डिमांड करते हैं कि उनको लेबर लॉज दिए जाएं, जिसमें कि हम देखते हैं कि जैसे कि आपको वर्किंग आवर एक होता है, ठीक है, कि वर्किंग आवर 8 आवर है, इससे ज़्यादा आपको काम नहीं कराना है, तो ये लॉज बना हुआ है, ठीक है। फिर जो आपका काम होगा उसके हिसाब से आपको वेज मिलेगा, ये भी एक लॉज बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह से गवर्नमेंट्स क्रिएट वेलफेयर पॉलिसीज। गवर्नमेंट क्या करती है, उसी के हिसाब से वेलफेयर पॉलिसी लाती है। एंड पीपल सपोर्ट सोशल रिफॉर्म, और इसी की वजह से पीपल जो है वो जो भी समाज में होने वाले रिफॉर्म्स हैं उसको सपोर्ट करते हैं। दिस प्रोटेक्टिव रिएक्शन इज नेचुरल एंड नेसेसरी टू प्रिवेंट सोशल हार्म। और इस तरह का जो ये प्रोटेक्टिव रिएक्शन है, ठीक है, ये क्या होता है, नेचुरल होता है, ठीक है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हमारा जो सोशल हार्म है उससे हमको बचाया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से डबल मूवमेंट को ये यहाँ पे सपोर्ट करते थे, ठीक है, इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया था। कंक्लूजन हम देखेंगे, इन कंक्लूजन कार्ल पोलियानी बिलीव दैट अ कम्प्लीटली सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट इज हार्मफुल टू सोसाइटी। कार्ल पोलियानी यहाँ पे कहते हैं, वो मानते हैं कि जो कम्प्लीटली अगर हम सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट देखते हैं वो क्या है, समाज के लिए एक हार्मफुल चीज़ है। ही आर्ग्यूड दैट मार्केट शुड नॉट ऑपरेट विदाउट सोशल कंट्रोल। ये यहाँ पे आर्ग्यू देते हुए कहते हैं कि मार्केट को कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो समाज के कंट्रोल से बाहर होकर के उसको ऑपरेट किया जाए, ठीक है, मतलब समाज का कंट्रोल उसके बिना ना हो, ठीक है, समाज का कंट्रोल उस पर रहे, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम्स मस्ट बी कनेक्टेड टू सोशल वैल्यूज़ एंड ह्यूमन वेलफेयर। और जो यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम है वो हमेशा जुड़ा रहे सामाजिक विचारों के साथ साथ मानव के क्या हित में, ठीक है, मानव के वेलफेयर में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड सोशल प्रोटेक्शंस आर नेसेसरी टू मेंटेन बैलेंस एंड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द निगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अनकंट्रोल्ड मार्केट। उनके अनुसार क्या था कि सरकार जो है उनका हस्तक्षेप और समाज का जो भी है प्रोटेक्शन, ठीक है, वो क्या है यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। किस लिए कि एक मेंटेन कर सके बैलेंस को और लोगों को प्रोटेक्ट कर सके निगेटिव इफेक्ट, अनकंट्रोल मार्केट का जो निगेटिव इफेक्ट है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कार्ल पोलियानी थे वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं सेल्फ रेगुलेटरी मार्केट को, और वो कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं जिस पे वो बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सरकार का, ठीक है,
सरकार का यहाँ पे हस्तक्षेप होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसको कहीं ना कहीं लोगों को बैलेंस रखने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए और लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए कहीं ना कहीं इस पर हमको सोशल प्रोटेक्शन देना होगा, ठीक है, सरकार द्वारा। तो ये था कि किस तरह से यहाँ पे कार्ल पोलियानी जो है वो सेल्फ रेगुलेटरी मार्केट के बारे में बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन। तो कंजम्पशन का क्या है कॉन्सेप्ट, इसको हम समझते हैं। सो कंजम्पशन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर कंजम्पशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, देखने को मिलता है। इट रेफर्स टू द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो हम गुड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड्स मतलब वस्तु, ठीक है, यहाँ पे गुड्स मतलब होता है वस्तु, ठीक है, एंड सर्विसेज मतलब सेवाएं, ठीक है, सेवाएं, ठीक है। तो जो भी हम वस्तु और सेवाएं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, ह्यूमंस के जो चाह है उसके सेटिस्फैक्शन के लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, वही हमारा यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक के अंदर कंजप्शन कहलाता है। इन सिंपल वर्ड्स, सामान्य भाषा में समझेंगे, व्हेन पीपल यूज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई दियर नीड्स एंड डिज़ायर इट इज़ कॉल्ड कंजप्शन। जब मनुष्य, ठीक है, पीपल, ठीक है, क्या करता है, इस्तेमाल करता है वस्तुओं का और सेवाओं का अपने ज़रूरतों को और डिज़ायर को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको ही हम कंजप्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, ईटिंग फूड एक कंजम्पशन है, यानी कि हम भोजन खा रहे हैं अपने पेट को भरने के लिए, वो क्या है, कंजम्पशन है। कपड़े पहनना, वेयरिंग क्लॉथ, ये भी कंजम्पशन है, अपने शरीर को ढकने के लिए, ठीक है, ठंड से बचने के लिए हम कपड़े पहन रहे हैं, दैट इज़ द कंजम्पशन। यूज अ मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं हम, अभी तो बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, तो ये भी एक क्या है, कंजम्पशन है। आप पढ़ रहे हो, आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हो, तो ये आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। ट्रैवलिंग बाई बस, बस का इस्तेमाल करना है, यहाँ से हम सेवा ले रहे हैं, ठीक है, या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम यहाँ पे बस का इस्तेमाल करते हैं, ये भी कंजम्पशन है। वॉचिंग टेलीविजन और गोइंग टू ए डॉक्टर, ये सारे कंजम्पशन है। ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर फॉर्म ऑफ कंजम्पशंस बिकॉज दे सेटिस्फाई आवर वांट्स, ठीक है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ क्या है, यहाँ पे कंजम्पशन के ही तरीके हैं, कंजम्पशन के ही फॉर्म है, क्योंकि ये सारे क्या कर रहे हैं, हमारे चाहतों को, हमारे इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। सो कंजम्पशन इन द फाइनल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंजम्पशन क्या होता है, एक फाइनल स्टेज होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। जबकि हम मतलब मान लो कि कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, कमा रहे हैं, कोई भी मतलब हम इकोनॉमिक के अंदर अगर देखते हैं, अगर हम मान लो कोई चीज़, ठीक है, अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो अर्न करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है, कंज्यूम करते हैं और फिर थोड़ा सा इसके अंदर हम कुछ क्या करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। तो ये कंज्यूम क्या हुआ, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अर्न किए हुए पैसों को जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही तो कंज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक फाइनल स्टेज होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। फर्स्ट गुड्स आर प्रोड्यूस, सबसे पहले क्या होता है, वस्तुएं बनाई जाती हैं, देन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एंड फाइनली दे आर कंज्यूम बाय पीपल, और उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है। विदाउट कंजम्पशन प्रोडक्शन हैज नो मीनिंग। बिना कंजम्पशन के प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है। मान लो कि तुमने बहुत सारे मोबाइल फ़ोन बना दिए, लेकिन मोबाइल फ़ोन चलाने वाले लोग ही नहीं हैं, तो इसका क्या मतलब है, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन आपके यहाँ क्या रहेंगे, पड़े रहेंगे, ठीक है, उसका कोई इस्तेमाल करने वाले लोग आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो ठीक है, तो ये सारे ऐसे ही बेकार रहेंगे, ठीक है। तो बिना कंजम्पशन के प्रोडक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड मेनली टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं उसको भी तैयार इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वो मनुष्य के जो भी चाहत हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उसको सेटिस्फाई कर सके, पूरा कर सके, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स समझते हैं। सो फीचर्स ऑफ कंजम्पशंस, फर्स्ट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, ठीक है, वही जो आपकी चाहत है, इच्छा है, उसको पूरा करना, सेटिस्फाई करना। द मेन एम ऑफ कंजम्पशन इज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। जो पहला जो मेन लक्ष्य है, गोल है, एम है, वो कंजम्पशन का यही है कि वो जो मनुष्य के जो चाहत है, नीड है, वांट्स हैं, इच्छाएं हैं, उसको वो क्या करें, सेटिस्फाई करें, पूरा करें, ठीक है। सेकेंड इज द यूज ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। व्हेन वी कंज्यूम अ गुड वी यूज इट्स यूटिलिटी, ठीक है। जब भी हम कोई भी गुड्स का यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम उसकी यूटिलिटी को यूज़ करते हैं। यूटिलिटी मीन्स कि उससे जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल फ़ोन जब हम कंज्यूम कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं या फिर मोबाइल से हम कोई चीज़ ले रहे हैं, तो मोबाइल से हम क्या ले रहे हैं, क्या उसका मटेरियल थोड़ी ले रहे हैं, उसके अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि उससे हम कोई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, कोई हम लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कोई हम साइट विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब हम उसका यूटिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ड्रिंक वाटर वी यूज इट्स यूटिलिटी टू क्वेंच आवर थ्रस्ट, ठीक है। तो जब हम पानी पी रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उससे हम क्या ले रहे हैं, अपने प्यास को मिटा रहे हैं, ठीक है। उससे हम क्या कर रहे हैं, अपने उसकी यूटिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्यास को मिटाने के लिए, ठीक है। थर्ड इज द फाइनल यूज, कंजम्पशन इज द फाइनल यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ नॉट मीन्ड फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन। कंजम्पशन जो होता है वो एक फाइनल यूज होता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको रीसेल करेंगे या फिर हम बाद में उसको फिर से प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंजम्पशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो कंजम्पशन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि जो ह्यूमन का जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और आज जो हम नेचुरल
यहाँ पे देख रहे हैं डिग्रेडेशन होना या फिर जो भी यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं वो इसी की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हम कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, कंजम्पशन हमारा बढ़ा हुआ है, ठीक है, आज हम बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं तो इसकी वजह से हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है। सो अब हम इसके कुछ टाइप समझते हैं। कंजम्पशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स, इसको बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंजम्पशंस। कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंजम्पशंस होते हैं, उसको समझते हैं क्या होता है। डायरेक्ट कंजम्पशंस मीन्स यूजिंग गुड्स डायरेक्टली टू सेटिस्फाई वांट्स लाइक ईटिंग फ्रूट्स, ठीक है। डायरेक्ट मतलब कि हम गुड्स का डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे हम सीधे फ्रूट्स खा रहे हैं तो हम डायरेक्ट अपने क्या कर रहे हैं, हंगर को कंप्लीट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकंड इज द इनडायरेक्ट कंजम्पशंस लाइक मीन्स यूजिंग गुड्स टू प्रोड्यूस अदर गुड्स दैट सेटिस्फाई वांट्स लाइक यूजिंग फ्लोर टू मेक ब्रेड, जैसे कि एक गुड्स का इस्तेमाल करना, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करता है दूसरे गुड्स को हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे हम आटे का इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए, तो यहाँ पे एक गुड्स जो है वो दूसरे गुड्स को बनने के लिए यहाँ पे क्या है, यूज कर रहा है, ठीक है, ले रहा है, यूज ले रहा है इससे, और वो हमारा क्या कर रहा है, मेन वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। हम आटा नहीं खा सकते ना, हम रोटी खाएंगे, तो यहाँ पे आटा जो है वो क्या कर रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है रोटी बनाने के लिए, और रोटी से हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन। प्रेजेंट कंजम्पशन रेफर्स टू यूजिंग गुड्स नाउ। प्रेजेंट कंजम्पशन मतलब कि अभी जो हम गुड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट कंजम्पशन में आता है। फ्यूचर कंजम्पशन रेफर टू सेविंग गुड्स और मनी टू यूज लेटर। फ्यूचर कंजम्पशन मतलब कि बाद में, यानी कि अभी नहीं, बाद में अपने समय के अनुसार हम गुड्स को इस्तेमाल करेंगे, अभी हम उसको सेव कर रहे हैं या फिर पैसों को हम अभी सेव कर रहे हैं कि बाद में हम उसका यूज कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइवेट एंड पब्लिक कंजम्पशन। सो प्राइवेट कंजम्पशन इज डन बाय इंडिविजुअल्स और फैमिली सच एज बाइंग क्लॉथ्स। प्राइवेट कंजम्पशन मतलब कि ये किसी इंडिविजुअल या फिर फैमिलीज के द्वारा किया जाएगा, जैसे कि कपड़े खरीदना। बट पब्लिक कंजम्पशन इज डन बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल सच एज बिल्डिंग रोड्स एंड हॉस्पिटल्स। वहीं अगर पब्लिक कंजम्पशन बात करें तो ये सरकार द्वारा बनाए जाएंगे लोगों के कल्याण के लिए, विकास के लिए, जैसे कि रोड्स बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, ठीक है, जिस पे आप लोग क्या करते हो, ट्रैवल करके जा रहे हो कहीं पे, हॉस्पिटल का इस्तेमाल कर रहे हो अपने हेल्थ केयर के लिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पब्लिक कंजम्पशन हो गया। अब इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजम्पशन। सो कंजम्पशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी। कंजम्पशन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है इकोनॉमी के अंदर। फर्स्ट इज द इट क्रिएट्स डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम कंजम्पशन कर रहे हैं तभी तो डिमांड बढ़ रहा है ना किसी चीज़ का, ठीक है। आज हम मोबाइल का कंजम्पशन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तभी तो नए नए मोबाइल भी बनते जा रहे हैं। अगर हम मोबाइल यूज करना छोड़ दें तो क्या नए मोबाइल बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो ये डिमांड्स एंड सप्लाई जो सर्विसेज होते हैं, डिमांड्स जो होते हैं गुड्स के, गुड्स सर्विसेज को, उसको ये बढ़ाता है, क्रिएट करता है। सेकंड इज द डिमांड इनकरेज प्रोडक्शन और प्रोड्यूस मोर गुड्स। डिमांड जो होता है, अब डिमांड बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर्स के को इनकरेज मिलेगा और वो और ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। थर्ड इज इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। एंड नेक्स्ट इज द इट इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। और ये लोगों के जो जीवन जीने का स्तर होता है उसको भी बेहतर करता है। इन मॉडर्न इकोनॉमीज, स्पेशली इन द आइडियाज ऑफ इकोनॉमिस्ट लाइक जॉन मैनर्ड केन्स, कंजम्पशन इज कंसिडर्ड अ की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अगर हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करें, खास करके जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके आइडियाज़ को समझें अगर, जैसे कि जॉन मैनर्ड केन्स जो हैं, उनके आइडिया के अनुसार है कंजम्पशन क्या है, उसको कंसीडर किया जाता है की फैक्टर के तौर पे किसी नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने के लिए, कि किसी भी नेशन का क्या इनकम है, क्या उसका एम्प्लॉयमेंट है, ये किससे पता चलता है, वहाँ के कंजम्पशन से। जितना ज़्यादा वो कंज्यूम कर रहे हैं इतना मतलब कि उतना ज़्यादा उसका इकोनॉमी अच्छा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केन्स, हायर कंजम्पशंस लीड टू हायर डिमांड विथ इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर हायर कंजम्पशन है इसका मतलब कि वहाँ पे डिमांड भी हायर है, जिससे कि वहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को काम भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, दैट इज द एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। कंक्लूजन में समझेंगे। इन कंक्लूजन, कंजम्पशन इज द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कंजम्पशन क्या है, गुड्स का इस्तेमाल करना और सर्विसेज का इस्तेमाल करना मनुष्य के क्या है, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड प्ले अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का फाइनल स्टेज होता है और ये बहुत ही अहम रोल निभाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। विदाउट कंजम्पशन देयर वुड बी नो डिमांड एंड विदाउट डिमांड देयर वुड बी नो प्रोडक्शन। कंजम्पशन अगर नहीं होगा तो कोई डिमांड नहीं होगा, और अगर डिमांड नहीं होगा तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर आप टी शर्ट पहन रहे हो और अगर आपने टी शर्ट पहनना छोड़ दिया तो क्या टी शर्ट बनेंगे, नहीं बनेंगे। जब कोई पहनने वाला ही नहीं है तो टी शर्ट क्यों बनेगा, ठीक है। तो उसी तरह से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। Therefore, consumption is the backbone of economic life
एंड डायरेक्टली अफेक्ट द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री। इसलिए जो कंजम्पशन है वो क्या है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है इकोनॉमिक लाइफ के लिए, और ये डायरेक्टली क्या करता है, अफेक्ट करता है किसी भी देश के ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को। तो इस तरह से हम समझ लिए कि क्या होता है कंजम्पशन, क्या इसके अहम रोल है, किस लिए ये ज़रूरी है, ठीक है, किस कैसे कैसे टाइप्स के कंजम्पशन होते हैं और इसके क्या फीचर्स हैं, ये सारे हम इसके अंदर डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्कस द डायमेंशंस ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब होता है पूंजीवाद, तो इसके डायमेंशंस को हम समझेंगे। सो कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच the means of production such as land, factories, machines and businesses are owned by a private individuals or companies। तो कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कि लैंड हो गया, फैक्ट्रीज हो गए, मशीन्स हो गए, बिजनेसेस हो गए, ये सारे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा या फिर किसी कंपनीज के द्वारा क्या किया जाता है, ऑन किए जाते हैं, खरीदे जाते हैं, अपने रखे जाते हैं, ठीक है। द मेन एम ऑफ कैपिटलिज्म इज टू अर्न प्रॉफिट। कैपिटलिज्म का जो मेन एम होता है वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। इट डेवलप स्ट्रांगली आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड बिकम पॉपुलर इन कंट्रीज लाइक यूके एंड यूएस। तो ये सबसे ज़्यादा कब डेवलप हुआ, तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो उसके बाद ये बहुत तेज़ी से क्या हुआ, बहुत तेज़ी से बढ़ा और सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ कंट्रीज़ में जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में और यूनाइटेड स्टेट्स में। कैपिटलिज्म हैज़ डिफरेंट डायमेंशंस दैट एक्सप्लेन्स हाउ इट वर्क्स इन सोसाइटी। कैपिटलिज्म का अलग डायमेंशन होता है जो बताता है कि कैसे वो काम करता है समाज के अंदर। द डायमेंशंस आर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड ग्लोबल। इसके डायमेंशन इकोनॉमिक डायमेंशन होते हैं, सोशल डायमेंशन होते हैं, पॉलिटिकल और कल्चरल होते हैं और ग्लोबल भी होते हैं। हम सबको एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज द इकोनॉमिक डायमेंशन। द इकोनॉमिक डायमेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म। इकोनॉमिक डायमेंशन सबसे अहम पार्ट है कैपिटलिज्म के अंदर। इन दिस सिस्टम प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट ओनर्स। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन मतलब कि कितना हम उत्पन्न कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यानी कि उसको हम कितना हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस चीज़ को, गुड्स और सर्विसेज को, वो सब किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, प्राइवेट ओनर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। प्राइसेज आर डिसाइडेड बाई डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। प्राइसेस कैसे डिसाइड किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है तो क्या होंगे, प्राइसेस राइज कर जाएंगे, अगर डिमांड घट गया है तो प्राइसेस फॉल बैक कर जाएंगे, ठीक है। सो कंपटीशन प्लेज अ मेजर रोल। यहाँ पे कंपटीशन का भी बहुत ही अहम भूमिका होता है। कंपटीशन को टैकल करने के लिए लोग अपने प्राइसेस को भी कम करते हैं या फिर अलग अलग प्रॉफिट दे करके लोगों से अपने प्रोडक्शंस को ज़्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे कि अगर किसी जगह पे कोई चीज़ सेल नहीं हो रहा है तो वहाँ पे वो उसको बहुत ज़्यादा प्राइस डाउन करके उसको बेचते हैं, सेल ले आते हैं, ठीक है, अपने, ठीक है, सेल को बढ़ाने के लिए। डिफरेंट कंपनीज compete with each other to attract consumers and increase profit। वही करें, डिफरेंट कंपनी जो होते हैं वो एक दूसरे से compete करने के लिए क्या करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं। कैपिटलिज्म इनकरेज इनोवेशंस एंड न्यू टेक्नोलॉजी बिकॉज बिजनेसेस वांट टू रिड्यूस कॉस्ट्स एंड अर्न मोर प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो कैपिटलिज्म है वो इनोवेशंस और न्यू टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, इंकरेज करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बिजनेस जो है वो कॉस्ट में कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा कमाएं। इट ऑल्सो अलाउज पीपल टू चूज दियर ऑक्यूपेशंस एंड इन्वेस्ट दियर मनी फ्रीली। और ये भी अलाउ करते हैं लोगों को कि वो अपने ऑक्यूपेशन को चूज करें खुद से और इन्वेस्ट करें मनी को फ्रीली तौर पे, मतलब पूरे स्वतंत्र रूप से। हाउएवर इट मे क्रिएट इनइक्वालिटी बिकॉज वेल्थ इज नो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जबकि ये क्या करता है, असमानता लाता है, क्योंकि जो वेल्थ है वो सभी में बराबर बटा हुआ नहीं है। सम पीपल बिकम वेरी रिच वाइल अदर रिमेन्स पुअर। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर बन जाते हैं बल्कि कुछ यहाँ पे बहुत ही गरीब ही रह जाते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड देखेंगे दैट इज सोशल डायमेंशन। कैपिटलिज्म अफेक्ट सोशल लाइफ इन मेनी वेज। कैपिटलिज्म जो है वो सोशल लाइफ में भी बहुत तरीके से क्या करता है, प्रभाव डालता है। इट क्रिएट डिफरेंट सोशल क्लासेज सच एज द कैपिटलिस्ट क्लास ओनर्स एंड द वर्किंग क्लास लेबरर्स। ये सोशल क्लासेस में बहुत सारे डिफरेंस लाता है, जैसे कि एक कैपिटलिस्ट क्लास हो गया जो कि ऑनर्स होते हैं और एक वर्किंग क्लास हो गया जो कि लेबरर्स होते हैं। द ऑनर्स कंट्रोल रिसोर्सेज वाइल वर्कर्स सेल दियर लेबर फॉर वेज। यहाँ पे ऑनर्स जो होते हैं वो अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, वहीं जो वर्कर्स होते हैं वो अपने मजदूरी को बेचते हैं, किस लिए, पैसों के लिए, वेतन के लिए, तनख्वाह के लिए। दिस समटाइम्स लीड टू क्लास कॉन्फ्लिक्ट। और कभी कभी यही इसी की वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम कैपिटलिज्म गिव्स इंडिविजुअल्स फ्रीडम टू इम्प्रूव दियर सोशल स्टेटस। और साथ ही साथ उसी समय कैपिटलिज्म जो है वो इंडिविजुअल्स को फ्रीडम भी देते हैं कि वो अपने सोशल स्टेटस को क्या कर सकें, बेहतर बना सकें।
हार्ड वर्क, एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कैन हेल्प पीपल मूव अपवर्ड इन सोसाइटी। कड़ी मेहनत, शिक्षा और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये तीनों मिलकर के क्या कर सकता है, लोगों की मदद करता है कि वो अपने आप को समाज में ऊपर उठा सकें। कंज्यूमर culture also develops where people buy goods and services to improve their lifestyle। कंज्यूमर कल्चर भी यहाँ पे डेवलप होता है जिससे कि लोग क्या करते हैं, सर्विसेज और गुड्स को बाई करते हैं अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल डायमेंशन। पॉलिटिकल डायमेंशन यहाँ पे हम समझेंगे। कैपिटलिज्म इज ऑफन कनेक्टेड विद डेमोक्रेसी। कैपिटलिज्म जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड होता है। मेनी कैपिटलिस्ट कंट्रीज सच एज द इंडिया फॉलो डेमोक्रेटिक सिस्टम वेयर सिटीजन्स इलेक्ट दियर गवर्नमेंट। बहुत सारे कैपिटलिस्ट कंट्रीज, जैसे कि अगर हम इंडिया की ही बात करें तो ये फॉलो करता है डेमोक्रेटिक सिस्टम को, जहाँ पे सिटीजन जो है वो अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट करती हैं। द गवर्नमेंट यूजुअली प्ले अ लिमिटेड रोल इन बिजनेस एक्टिविटीज़। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो एक लिमिटेड रोल ही प्ले कर पाती है बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर। जबकि द स्टेट स्टिल मेक्स लॉज टू रिड्यूस मार्केट्स, प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स एंड मेंटेन फेयर कंपटीशन। जबकि यहाँ पे जो राज्य होती हैं वो अभी भी कानून बनाती हैं कि वो मार्केट को रेगुलेट कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें कंज्यूमर्स को, और साथ ही साथ एक फेयर कंपटीशन को भी मेंटेन कर सकें। समटाइम्स बिग बिजनेस हाउसेज इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजंस। और कभी कभी जो बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज होते हैं वो पॉलिटिकल डिसीजंस में भी अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। देयरफॉर देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक पावर एंड पॉलिटिकल पावर इन कैपिटलिज्म। इसलिए यहाँ पर एक बहुत ही क्या है, नज़दीकी यहाँ पे रिलेशनशिप्स हमको देखने को मिलता है, रिश्ता देखने को मिलता है इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर का कैपिटलिज्म के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, कि इकोनॉमिक जिसके पास ज़्यादा है, यानी कि इकोनॉमिक पावर जिसका हाई है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, और करता भी है। नेक्स्ट इज कल्चरल डायमेंशन। कल्चरल डायमेंशन यहाँ पे देखेंगे। सो कैपिटलिज्म इन्फ्लुएंस कल्चर बाय प्रोमोटिंग इंडिविजुअलिज्म, कंपटीशन एंड मटेरियल सक्सेस। सो कैपिटलिज्म जो है वो इन्फ्लुएंस करता है कल्चर्स को, जैसे कि इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करके, कंपटीशन प्रमोट करके और मटेरियल सक्सेस को भी प्रमोट करके। पीपल आर इनकरेज टू बी इंडिपेंडेंट एंड अचीव पर्सनल गोल्स। लोग यहाँ पे क्या है, लोगों को इनकरेज किया जाता है कि वो इंडिपेंडेंट हो और अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करें। मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट प्ले अ बिग रोल इन शेपिंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो यहाँ पे जो मीडिया है और जो एडवर्टाइजमेंट है, इनका बहुत ही अहम रोल हो जाता है किस चीज़ में, कंज्यूमर के जो बिहेवियर है उनको आकार देने में। सक्सेस इज ऑफन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। यहाँ पे सक्सेस को मापा जाता है कि कौन ज़्यादा सक्सेस है उनके पैसों और उनके प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, कि किसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी वो इतना ज़्यादा सक्सेस होगा। नेक्स्ट इज द ग्लोबल डायमेंशन। सो कैपिटलिज्म हैज़ बिकम ग्लोबल इन नेचर। कैपिटलिज्म क्या है, एक ग्लोबल अपने आप को ग्लोबली ये दिखाता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से क्या है, ये ग्लोबली तौर पे है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड मल्टी नेशनल कंपनीज ऑपरेट अक्रॉस बॉर्डर्स। इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, फिर मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, एमएनसीज होते हैं, वो अपने आप को चलाते हैं बॉर्डर्स पे। ठीक है, बॉर्डर्स मतलब कि एक देश से दूसरे देश के अंदर भी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट फ्री ट्रेड बिटवीन नेशंस। जैसे कि बहुत सारे संगठन हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये क्या करता है, फ्री ट्रेड करता है दो अलग अलग नेशंस के बीच में। ग्लोबल कैपिटलिज्म कनेक्ट्स इकोनॉमीज बट also creates challenges like economic dependency and inequality between rich and poor countries। अब ग्लोबल कैपिटलिज्म है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स को कनेक्ट तो करता है, लेकिन साथ ही साथ वो चुनौतियों को भी लेकर के आता है, जैसे कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, इनइक्वालिटी, अमीर और गरीब कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं ग्लोबल डायमेंशन के अंदर। कंक्लूजन में हम समझेंगे, इन कंक्लूजन कैपिटलिज्म इज अ मल्टी डायमेंशनल सिस्टम दैट अफेक्ट्स इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो ये क्या है, कैपिटलिज्म एक मल्टी डायमेंशनल सिस्टम है जो कि अफेक्ट करता है हमारे इकोनॉमिक को, हमारे समाज को, हमारे पॉलिटिकल चीज़ों को, ठीक है, कल्चरल लाइफ को और ग्लोबल एस्पेक्ट को भी। इट प्रमोट्स, ये प्रमोट करता है ग्रोथ को, इनोवेशन को और फ्रीडम को, बट साथ ही साथ ये इनइक्वालिटी और कंपटीशन को भी बढ़ाता है। अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट डायमेंशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड मॉडर्न सोसाइटी बेटर। तो इसके अलग अलग डायमेंशंस को समझ पाना ही हमको क्या करता है, समझने में हेल्प करता है, मदद करता है मॉडर्न सोसाइटी को बेहतर तरीके से। ठीक है, तो अगर हम इसके अलग अलग डायमेंशंस को अच्छे से समझ जाते हैं तो हम आधुनिक समाज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लीजिए किस तरह से कैपिटलिज्म का एक अहम रोल होता है हमारे समाज के ऊपर, इकोनॉमिक के ऊपर, ठीक है, पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ के ऊपर। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। डिस्कस द
डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है भारत के इकोनॉमी और समाज के ऊपर, तो हम इसको समझेंगे। सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच कंट्रीज of the world became more connected with each other in terms of trade, business, टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर बहुत सारे देश पूरे विश्व के आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ट्रेड व्यापार के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, या फिर कम्युनिकेशन संचार के माध्यम से। इट अलाउज गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड इवन पीपल टू मूव फ्रीली अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। ये क्या करता है, अलाउ करता है, ठीक है, कि गुड्स हो गए, वस्तुएं हो गए, सर्विसेज सेवाएं हो गए, आइडियाज विचार हो गया, इन्फॉर्मेशन जानकारी हो गया, और यहाँ तक कि पीपल यानी लोग हो गए, वो मूव कर सकें फ्रीली, ठीक है, स्वतंत्र रूप से क्या कर सकें, मूव कर सकें अक्रॉस नेशनल बॉर्डर, ठीक है, मतलब कि एक देश से दूसरे देश। इन सिंपल वर्ड्स, सामान्य भाषा में, ग्लोबलाइजेशन मेक्स द होल वर्ल्ड लाइक ए ग्लोबल विलेज। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, पूरे विश्व को क्या करता है, एक ग्लोबल विलेज की तरह यहाँ पे बना देता है, जहाँ पे कोई कहीं पर भी आ जा सकता है। इन इंडिया ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड मेनली आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। अगर हम भारत की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो स्टार्ट किया गया कब, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया 1991, उसके बाद द गवर्नमेंट एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या अडॉप्ट किया, एक पॉलिसी अडॉप्ट किया जहाँ पर वो लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था और ग्लोबलाइजेशन था, ठीक है, दैट इज LPG। इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच प्रमोट्स फ्री ट्रेड अमॉन्ग कंट्रीज। और इंडिया जो था वो WTO का मेंबर भी बन गया, और जिसने प्रमोट किया फ्री ट्रेड अलग अलग कंट्रीज के बीच में। फॉरेन कंपनीज वेयर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडिया एंड इंडियन कंपनीज ऑल्सो गॉट अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपैंड इन फॉरेन मार्केट्स। यहाँ पे फॉरेन कंपनीज को अलाउ मिला कि वो क्या कर सके, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सके, और वही इंडियन कंपनीज को भी अलाउ मिला कि वो अपॉर्चुनिटी मिला कि वो अपने आप को एक्सपैंड कर सकें। एक्सपैंड मतलब बढ़ा सके, फॉरेन मतलब विदेश के मार्केट्स के अंदर, ठीक है। अब इसके कुछ इम्पैक्ट्स को हम समझते हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा इंडियन की इकोनॉमी के अंदर। फर्स्ट, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे हमको बढ़ोतरी देखने को मिला, ठीक है। सो आफ्टर ग्लोबलाइजेशन मेनी फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टेड इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ, बहुत सारे जो फॉरेन कंपनीज थे उन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया। दिस इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। सो इंपॉर्टेंट है FDI, इसी को क्या कहा गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन कंपनीज ने क्या किया, इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट किया, दैट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, क्रिएशन ऑफ जॉब्स एंड इम्प्रूवमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे किसको मदद मिला, तो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ यहाँ पे हुआ, जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हुए, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी क्या हुआ, बेहतरी आया, इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशंस, ऑटोमोबाइल्स, बैंकिंग एंड रिटेल डेवलप्ड रैपिडली। तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, बैंकिंग हो गया, रिटेल हो गया, वो बहुत तेज़ी से क्या हुआ, डेवलप किया, ठीक है। नेक्स्ट इज द ग्रोथ ऑफ IT एंड सर्विस सेक्टर। ग्लोबलाइजेशन ग्रेटली बेनिफिटेड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन से IT सेक्टर में बहुत तेज़ी से क्या हुआ, बेनिफिट पहुंचा है। इंडियन कंपनीज लाइक इन्फोसिस एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बिकम ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें तो इन्फोसिस हो गया, आज के टाइम में इन्फोसिस, और TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये इसको ग्लोबली क्या मिला, पहचान मिला, रिकॉग्नाइजेशन मिला, ठीक है। इंडिया बिकम अ मेजर हब फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आउटसोर्सिंग सर्विसेज। इंडिया जो है वो बहुत बड़ा हब बन गया किस चीज़ के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही साथ आउटसोर्सिंग सर्विसेज के लिए भी। दिस इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, और इससे एक्सपोर्ट और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ा। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स का भी बढ़ना। Indian goods such as textiles, pharmaceuticals and agricultural products reached global markets। ठीक है, तो इंडिया के जो गुड्स थे जैसे कि टेक्सटाइल्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में पहुँचे, यानी कि यहाँ के प्रोडक्ट्स जो हैं, यहाँ के बनाए हुए प्रोडक्ट्स हो गए, वो ग्लोबली क्या हो रहे हैं, दूसरे कंट्रीज तक जा रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम फॉरेन गुड्स बिकम ईजिली अवेलेबल इन इंडिया, और साथ ही साथ क्या हो गए, उसी समय कि जो फॉरेन में बनाए गए गुड्स हैं वो भी आसानी से इंडिया तक पहुंच रहे हैं। कंज्यूमर्स गेट बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट कम्पिटिटिव प्राइस, और यहाँ पे कंज्यूमर्स जो हैं उनको बेहतर
क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं एक कम्पिटिटिव प्राइस पे, ठीक है। उसके बाद क्या देखने को मिलता है इसका इम्पैक्ट, दैट इज़ द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट आया है। ग्लोबलाइजेशन ब्राउट एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स। ग्लोबलाइजेशन से हमको एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न आधुनिक मैनेजमेंट टेक्निक्स हमको देखने को मिल रही है। दिस इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी इन इंडस्ट्रीज, और इससे इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आया है, इंप्रूवमेंट हुआ है। कंपटीशन और चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। While big companies benefited, a smaller scale industries face tough competition from foreign firms. बड़े कंपनीज को तो बेनिफिट पहुंच रहा है, लेकिन जो छोटे स्केल पे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत टफ कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है। Some local businesses could not survive due to lack of resources and modern technology. जो छोटे छोटे कुछ लोकल बिजनेसेस हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं क्योंकि यहाँ पर उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होता है इंडियन सोसाइटी के ऊपर, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट इज चेंज इन लाइफ स्टाइल में बदलाव हमको देखने को मिला है। ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड इंडियन कल्चर एंड लाइफ स्टाइल। ग्लोबलाइजेशन से हमको भारत के जो भी कल्चर और लाइफ स्टाइल है उसमें हमको बदलाव देखने को मिलता है। वेस्टर्न फैशन, फूड हैबिट्स एंड इंटरटेनमेंट बिकम पॉपुलर। वेस्टर्न फैशन हो गया, जैसे आज लोग जीन्स ज़्यादा अडॉप्ट कर लिए हैं जो कि वेस्टर्न कल्चर से आया है। फूड हैबिट्स जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारे वेस्टर्न फूड्स हैं, ठीक है, तो इसका लोग इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। साथ ही साथ इंटरटेनमेंट, हॉलीवुड मूवीज़, ये सब हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। पीपल स्टार्टेड यूजिंग ग्लोबल ब्रांड्स एंड मॉडर्न गैजेट्स। क्या कर रहे हैं लोग, ज़्यादातर ग्लोबल ब्रांड्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, मॉडर्न गैजेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लाइफ स्टाइल को ये बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ वेर क्रिएटेड स्पेशली इन IT, BPO, बैंकिंग एंड रिटेल सेक्टर। नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि खासकर IT सेक्टर में, BPO सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर और रिटेल सेक्टर्स में। हाउएवर जॉब इनसिक्योरिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्रीज। साथ ही साथ जॉब इनसिक्योरिटी और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। थर्ड इज द अर्बनाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ लेड टू माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ा तो लोगों का जो माइग्रेशन भी हमको देखने को मिलता है कि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा क्या किए हैं, माइग्रेट किए हैं, यानी कि विलेज से सिटीज़ में माइग्रेट किए हैं। दिस इंक्रीज अर्बन पॉपुलेशंस एंड क्रिएट प्रेशर ऑन हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड बेसिक फैसिलिटीज़। इसकी वजह से क्या हुआ है, अर्बन पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है और उसके वजह से प्रेशर आ गया है हाउसिंग के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर और बेसिक फैसिलिटीज़ जो होते हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट इज कल्चरल एक्सचेंज। ग्लोबलाइजेशन इनकरेज कल्चरल एक्सचेंज। ग्लोबलाइजेशन जो है वो कल्चरल एक्सचेंज को भी बहुत ज़्यादा क्या करता है, इनकरेज करता है। इंडियन कल्चर, योगा, बॉलीवुड फिल्म्स एंड कुशीन बिकम पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। भारत का जो कल्चर है, जैसे योगा हो गया, बॉलीवुड फिल्म हो गया और जो कुशीन हो गया, यानी कि अलग अलग जो डिशेज होते हैं वो सारे क्या हो गए हैं, वर्ल्ड वाइड क्या हो गए हैं, फेमस हो गए हैं। एट द सेम टाइम सम पीपल फील दैट ट्रेडिशनल वैल्यूज वेयर वीकेंड। और उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग जो सोचते हैं कि क्या है कि जो भारत का अपना जो ट्रेडिशन है, वैल्यू है, वो क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या है, तो द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशंस वेयर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो यहाँ पे बेनिफिट है ग्लोबलाइजेशन का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अर्बन एरियाज डेवलप्ड फास्टर दैन रूरल एरियाज। जो अर्बन एरियाज है, शहरी क्षेत्र हैं, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू ग्रामीण, ठीक है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र से तेज़ी से विकास कर रहे हैं शहरी क्षेत्र। द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीज इन सम केसेस। और रिच, अमीर और गरीब के जो बीच का जो गैप है वो और तेज़ी से यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, कुछ केसेस में, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ग्लोबलाइजेशन से। इसका कंक्लूजन हम समझेंगे, ग्लोबलाइजेशन हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन जो है उसका बहुत ही अहम रोल हमको देखने को मिलता है किसी भी जगह पे। उसी तरह से इंडियन इकोनॉमी के भी डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। इट हैज़ इंक्रीज ट्रेड, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, क्रिएटेड जॉब्स एंड कनेक्टेड इंडिया विद द वर्ल्ड। ये क्या कर रहा है, ट्रेड को बढ़ा रहा है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहा है, बेहतर कर रहा है, जॉब्स ला रहा है और साथ ही साथ भारत को दूसरे अलग देशों से पूरे विश्व भर में जोड़ रहा है। हाउएवर इट ऑल्सो क्रिएट्स चैलेंजेस लाइक इनइक्वालिटी, कल्चरल चेंजेस एंड प्रेशर ऑन स्मॉल इंडस्ट्रीज। जबकि इसके साथ साथ ये कई सारे चुनौतियों भी लाता है, जैसे कि असमानता, कल्चरल चेंजेस और साथ ही साथ छोटे जो वर्ग के जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर प्रेशर। Therefore, globalization should be managed carefully so that its benefit reach all section of society। इसलिए चाहिए कि जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, उसको हमको इस तरह से मैनेज करें ध्यानपूर्वक कि ये सभी को बेहतर
तरीके से क्या कर सके, बेनिफिट पहुंचा सके, हर एक विभाग को, समाज के हर एक सेक्शन को ये क्या कर सके, बेनिफिट पहुंचा सके। तो इस तरह से हमारा ये जो आज का सेशन था यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको सेशन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करे हैं तो प्लीज़ उसे परचेज कर लें, जिसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप इस साइट पे चले जाओगे, यहाँ से आप आसानी से अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करके अपने गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। सो इसी तरह से हम आपके लिए दूसरा भी इसका सेशन लाएंगे जिसमें हम ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको डिस्कस कराएंगे। तो आगे इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।